हेलो गुरु विद्यार्थियों। तो आज का रेडिएशन यूनिट का अपना फर्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। अपन एक शॉर्ट्स में बात करी थी कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब है कि कोई ऐसा पदार्थ जो रेडिएशन को इमिट करे, उत्सर्जित करे, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो वो रेडिएशन देने के लिए कितना एक्टिव है वही क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी। बेटा देखो, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है, कुछ वर्ड्स हैं, टिपिकल वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है वो लिखूंगा मैं स्पॉन्टेनियस। देखो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं ना, उसको टुकड़े में याद क्या करो, जैसे SPON स्पॉन, TAN EOUS यस, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होने वाली प्रोसेस, यानी किसी चीज की तुमने शुरुआत कर दी, देन आप उसको छेड़ते नहीं हो, वो अपने आप कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि दूध होता है, उसमें थोड़ा सा दही मिलाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जामन बोलते हैं। तो जैसे आप उसमें डाल देते हो तो क्या होता है, आपने उसको वैसे के वैसे बंद कर दिया इनिशिएट करके, अब आप सुबह उठ के देखते हो तो उससे दूध से क्या मिल जाएगा आपको, दही। ठीक है, इसी तरह से, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपने वो प्रोसेस स्टार्ट करी ही नहीं, अपने आप वो चीज हो रही है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यानी स्वतः। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा टूटना, क्षय होना, यानी कोई चीज एक है, एक से दो बन रहे हैं, दो से चार बन रहे हैं, चार से आठ बन रहे हैं, इस तरह से कोई चीज धीरे धीरे छोटे छोटे भागों के अंदर टूटती जा रही है, उसको कहेंगे बेटा डिसइंटीग्रेशन। आ गई बात समझ में। तीसरा ध्यान रखना है कि जब भी अपन बोले रेट यानी दर, तो रेट का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी चीज के अंदर अपन किसका भाग दे रहे हैं बेटा, टाइम का। टाइम मतलब समय का भाग दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो पहली चीज क्या बताई मैंने, स्पॉन्टेनियस, मतलब जो चीज अपने आप हो रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस। दूसरा डिसइंटीग्रेशन यानी टूटना, क्षय होना। और तीसरा क्या हो गया, रेट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन किसकी, रेडियो एक्टिविटी। पहली बात, इसको इंडिकेट किससे करेंगे बेटा, ए से। ए मतलब एक्टिविटी, क्या लिखा, नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। बेटा जो बटे का निशान होता है इसको बोला जाता है पर। ठीक है, बाई। दूसरा नीचे लिखा पर यूनिट टाइम, यूनिट मतलब एक। तो किसी भी संख्या में एक का भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो अगर मैं टाइम को एक मान लूंगा तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद क्या लिखा, ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। इसको निशानों क्या बोला मैंने, पर, नीचे बोला यूनिट टाइम, और यहां पे क्या बोला, किसका बेटा, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का। रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जो रेडिएशन देने के लिए एक्टिव है, क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब बात करते हैं कि एक्टिविटी की बेटा दो यूनिट होती हैं, एक होती है बेकुरल और एक होती है बेटा क्यूरी। इसमें ऐसा यूनिट कौन सी है बेटा, बेकुरल। ठीक है, तो समझना क्या है डेफिनेशन की। बेटा एग्जाम में क्या होता है, इन दोनों की ही आपको डेफिनेशन पूछ लेता है। तो जैसे मान लो उन्होंने बेकुरल की डेफिनेशन पूछी तो आपको क्या बताना है कि इसकी ऐसा यूनिट होती है, और क्यूरी की बात करें तो क्या कहोगे, इसकी स्पेशल यूनिट होती है। तो देखो जब बेकुरल की बात करें तो जैसे जहां पे नंबर ऑफ लिखा हुआ है उससे क्या लिख दोगे, 1। और जहां पे पर यूनिट टाइम लिखा हुआ है, बेटा टाइम ऐसा यूनिट में किस में नापा जाता है, सेकंड के अंदर। तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया बेटा, 1 सेकंड। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनी, 1 स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन पर 1 सेकंड ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या कहलाता है, बेकुरल। वापिस समझते हैं, 1 स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन पर 1 सेकेंड ऑफ ए रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या कहलाएगा, बेकुरल।
बेटा देखो जैसे अपन यहां से कूदे कहां पे, क्यूरी की तरफ। जैसे ही क्यूरी पे बात करें तो बेटा क्यूरी एक फिजिसिस्ट थी जिसने अपने सारे एक्सपेरिमेंट करे थे रेडियम 226 पे। इसमें 226 क्या है, 226 है इसका परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है, उसमें जो प्रोटॉन्स हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों को अगर कंबाइन रूप से जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। तो बेटा जो भी इसके एक्सपेरिमेंट थे उसने किस पे किए थे, रेडियम 226 पे। तो वहां पे रेडियो एक्टिव मेटेरियल कौन सा था, रेडियम 226। तो मैंने इसको हटाया और इसकी जगह क्या कर दिया बेटा, रेडियम 226। तो डेफिनेशन कैसे बनी, 1 स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन पर 1 सेकेंड ऑफ रेडियम 226। बेटा ये डेफिनेशन किसकी बन गई, क्यूरी की। आई बात समझ में। तो अपन ने एक ही चीज से 3 डेफिनेशन बनाई आज। कैसे, सबसे पहली बात क्या बताई, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाली, डिसइंटीग्रेशन क्षय होना यानी टूटना, नष्ट होना। जब भी बात करें रेट की तो मतलब किसी भी चीज में किससे डिवाइड करना है, टाइम से। ये चीज कंफर्म हुई। अब देखो क्या लिखा, नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ ए रेडियो एक्टिव मेटेरियल। बेटा ये क्या कहला रहा है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, फिर जब अपन बात करें इसकी यूनिट की तो पहली यूनिट कौन सी है, बेकुरल। तो क्या लिखा, 1 स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन पर 1 सेकेंड ऑफ ए रेडियो एक्टिव मेटेरियल। ये क्या कहलाता है आपका, बेकुरल। और देखो बात करें क्यूरी की तो क्यूरी ने किस पे एक्सपेरिमेंट करे थे, रेडियम पे। तो अपन ने क्या लिखा, 1 स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन पर 1 सेकेंड ऑफ रेडियम 226। तो ये क्या कहलाता है आपका, क्यूरी। जब बात करें इसके अगले वाले फेजेस की तो अगले वाले फेजेस में आपको क्या समझना है कि कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं। आप देखोगे ध्यान से कि आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके देखो जिसमें समय का अपन भाग दे रहे हैं वो रेट कहलाती है। तो बेटा एक्टिविटी का दूसरा नाम होता है डिसइंटीग्रेशन रेट। ठीक है, क्या होता है बेटा, डिसइंटीग्रेशन रेट। तो एक्टिविटी को मैंने क्या लिखा कि मान लो शुरुआत में एटम्स n थे जो सीरीज धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट होके टूट रहे हैं। तो उनमें अंतर आ चुका होगा। अंतर को किससे लिखते हैं, स्मॉल डी से। देखो जब अंतर बहुत बड़ा होता है किसी चीज में तो उसको लिखा जाता है बेटा डेल्टा से। अंतर अगर छोटा है तो उसको लिखेंगे डेल से। अंतर अगर और छोटा है तो उसको किससे लिखेंगे, डी से। तो अपन ने क्या लिखा, dn। बेटा जैसे ही बात करें किसकी, रेट की, तो रेट में किसका भाग दिया जाता है, समय का। तो समय को मैंने किससे लिखा, dt। तो dn/dt ये क्या कहलाता है, डिसइंटीग्रेशन रेट। और इसी को ही क्या कहते हैं बेटा, एक्टिविटी। बेटा देखो ये क्या होता है, इसको आपको अगर फिजिकल मेथड से देखा जाए तो ये पता लगा कि जो आपकी डिसइंटीग्रेशन रेट है यानी समय के साथ में जो एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, वो बेटा किस पे डिपेंड करते हैं कि आपकी शुरुआत में कितने एटम्स थे या शुरुआत में कितने रेडियो एक्टिव एटम्स थे। तो अपन ने क्या कहा कि जो भी डिसइंटीग्रेशन रेट है वो समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, रेडियो एक्टिव एटम्स के। तो यहां पे प्रोपोर्शनल मैंने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव एटम्स। इसको अगर मैं आगे सोल्व करूंगा तो देखो dn/dt, जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल को निशान को हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल की जगह किसका निशान आ जाएगा, समानुपाती की जगह बराबर का। तो यहां निशान किसका आया, बराबर का। बेटा जब भी इस निशान को हटाओगे तो एक बराबर का निशान आएगा और साथ में एक कांस्टेंट लेके आएगा। बेटा कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जो कभी चेंज नहीं होती। आप उसको कहीं भी लेके जाओगे, जैसे मान लो 2 चीजें होती है, एक तो कांस्टेंट होती है, एक वेरिएबल होती है। जैसे मैंने बोला 5, तो 5 कांस्टेंट है। आप अमेरिका में भी बोलोगे 5 तो उसका मतलब वो 5 ही समझेगा। ठीक है, वही बात करो x, तो x की मेरे पास में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तुम लोग उसको कुछ भी मान सकते हो, y की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो। तो यहां पे अपने कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा, वो लेनी पड़ती है। उसको मैंने लिखा बेटा लैम्डा, और यहां लैम्डा से पहले निशान आएगा माइनस का, और साथ में n है वो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। बेटा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लैम्डा को क्या कहा जाता है, एक कांस्टेंट है जो कब काम में आया, जब अपन ने डिसइंटीग्रेशन के प्रोपोर्शनल साइन को हटाया है। तो मैंने लिखा ये है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट।
ठीक है बेटा। जब मैं डायरेक्टली इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा फिजिक्स के अंदर तो फाइनल रिजल्ट निकलता है n बराबर n नोड e की पावर माइनस लेमडा t। और देखो बेटा जो n है वो लगभग किसके बराबर है, a के। अगर टाइम को अपन क्या मान ले, यूनिट मान ले, 1 मान ले, तो अपन इसको n से डायरेक्टली क्या लिख देंगे, a बराबर a नोड e की पावर माइनस लेमडा t। ये बात क्लियर हुई। तो देखो यहां पे एक्टिविटी क्या है, t समय के बाद एक्टिविटी। ए नोड, नोड मतलब जीरो, जीरो मतलब जीरो समय पे, जीरो समय मतलब शुरुआत के अंदर आपके पास में कितनी एक्टिविटी है। ई क्या होता है, एल्गोरिदम होता है जिससे अपन निकालते हैं। और माइनस लेमडा ये रह गया बेटा। माइनस का निशान क्यों आता है, माइनस का निशान अपने को ये बताता है कि समय के साथ में धीरे धीरे एक्टिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, कि जो भी आपकी एक्टिविटी है, क्योंकि शुरुआत में देखो जो रेट है वो किसके समानुपाती होती है, रेडियो एक्टिव एटम्स के। तो धीरे धीरे समय के साथ में वो एटम्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अगर एटम्स कम हो रहे हैं तो आपकी रेट भी समय के साथ में क्या होगी बेटा, कम होगी। समझ पा रहे हो। तो बेटा इसके बाद में अपन कंक्लूजन कहां तक निकालते हैं, समझना ध्यान से। इसमें बेटा दो तरह की लाइफ आती हैं। लाइफ का मतलब कि आपका रेडियो एक्टिव एटम इस एनवायरनमेंट में कितने टाइम तक रह सकता है। तो एक हाफ लाइफ होती है, एक मीन लाइफ होती है। तो मैंने लिखा एक है हाफ लाइफ, एक है बेटा मीन लाइफ। बेटा देखो रेडियो एक्टिव कोई एटम है वो हो रहा है डिसइंटीग्रेट। बेटा शुरुआत में इसकी कुछ एक्टिविटी थी, एक्टिविटी कुछ समय के बाद में क्या हो जाए, आधी हो जाए। तो एक्टिविटी का अपना शुरुआती वैल्यू से आधी होने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। किससे लिखेंगे, टी हाफ से। अब टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना 0.692 अपॉन लैम्डा, यानी किस पे डिपेंड करती है, इस लैम्डा के ऊपर। वहीं बात करें मीन लाइफ की तो आपको ध्यान रखना है कि एक्टिविटी यानी आपके पास में शुरुआत में कुछ एटम्स रहे होंगे वो बेटा पूरे क्या हो जाएं, डिसइंटीग्रेशंस हो जाएं, यानी कंप्लीटली ये टूट जाए, यानी एन एटम्स आपके पास बचे ही नहीं। यानी एक्टिविटी है आपकी वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, डिसॉल्व होकर कितनी हो जाए, 0 हो जाए। बेटा इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, मीन लाइफ, या इसको बोलते हैं एवरेज लाइफ। इसको क्या लिखा जाता है, टी एवरेज। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना क्या रहेगा, 1.414 लैम्डा। फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या रहेगा बेटा, 1.414 टी हाफ, यानी टी हाफ का कितना गुना होता है, √2 गुना। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो ध्यान रखना है सबसे पहली बात, हाफ लाइफ एक्टिविटी का अपना शुरुआती वैल्यू से आधा हो जाना। मेन लाइफ किसी रेडियो एक्टिव जो एटम है उसमें एटम्स की संख्या क्या हो जाए, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाए, यानी एक्टिविटी अपनी शुरुआती वैल्यू से क्या हो जाए, पूरी 0 हो जाए। तो वो क्या कहलाती है, मीन लाइफ। ठीक है, तो अपने पास में ये जो दो फॉर्मूले हैं मैं वहां लिख दे रहा हूं। क्या क्या बेटा, पहला है टी हाफ, कितना है 0.692 अपॉन लैम्डा। तीसरा है टी एवरेज, कितना है 1.414 टी हाफ। समझ पा रहे हो क्या लिखा मैंने। अब आगे समझते हैं बेटा, बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की। तो ग्राफ का एक बेसिक वैल्यू है जो ध्यान रखना है। देखो ग्राफ के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आड़ी पड़ी हुई लाइन होती है, एक खड़ी लाइन होती है। बेटा इसको x बोला जाता है, इसको y बोला जाता है। तो जो भी ग्राफ बनती है x और y के बीच में बनती हैं। अब समझो, मान लो x और y एक दूसरे के हैं आमने सामने, तो ग्राफ कैसी बनेगी, एकदम सीधी। आई बात समझ में। बेटा x और y एक दूसरे के आमने सामने हैं तो ग्राफ कैसी बनी, सीधी। अगर मान लो y थोड़ा सा कहां जाए, नीचे, या y कहां चला जाए, ऊपर, इस कंडीशन में आपकी ग्राफ कैसी बनेगी, इस तरह से। समझ पा रहे हो क्या कहा। अगर x और y एक दूसरे के आमने सामने हो तो ग्राफ कैसी बनेगी, सीधी। अगर y थोड़ा सा या तो कहां चला जाए, ऊपर, या कहां चला जाए, नीचे, तो ग्राफ कैसे बनेगी, इस तरह से टेढ़ी। जैसे मान लो मैंने लिखा a बराबर a नोट e की पावर माइनस लेमडा t। अब समझना बेटा, यहां पे मैंने ग्राफ बनाया a और t के बीच में, तो मैंने एक तरफ क्या लिख दिया, a, और एक तरफ क्या लिख दिया, t।
अब समझो, मैंने कहा अगर ये हो आमने सामने तो ग्राफ कैसी बननी चाहिए थी, सीधी। अगर हल्का सा चला गया ऊपर या हल्का सा चला गया नीचे तो ग्राफ कैसी बनेगी, इस तरह से, हाइपरबोला। तो समझना है कि देखो इस लाइन से ग्राफ कहां चलेगी, ये जो टी है वो कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो ग्राफ कैसी बन गई, ऐसी वाली। दूसरी चीज समझो, मैंने लिखा टी हाफ बराबर 0.692 अपॉन लैम्डा। तो देखो ये ऊपर ये नीचे, तो एक दूसरे के, यानी अगर आमने सामने होते तो ग्राफ कैसी बनती, सीधी बनती। लेकिन चक्कर क्या पड़ा, इसके सामने की बजाय कहां गया, नीचे, तो ग्राफ इसमें भी कैसी बन गई, इस तरह से। ठीक है बेटा, दूसरा क्या समझना है, थर्ड वन पे ये वाला। अब समझो बेटा, ये एक दूसरे क्या है, आमने सामने। तो अगर इन दोनों के बीच में मेरे को ग्राफ बनानी पड़े तो ग्राफ कैसी बनेगी, एकदम सीधी। कॉन्सेप्ट एकदम इजी है, समझो। ये दोनों आमने सामने तो ग्राफ सीधी, ये थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे तो ग्राफ इस तरह से लहर खाती हुई, यानी आपकी हाइपरबोला। तो देखो इसमें ऊपर चढ़ गया टी तो यानी ग्राफ हाइपरबोला, इसमें नीचे आ गया टी मतलब हाइपरबोला, इसमें है आमने सामने मतलब एकदम सीधी। इस तरह से आप फिजिक्स की कोई सी भी ग्राफ बना सकते हो, है ना। तो इस तरह से आपका रेडियो एक्टिविटी का जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है।